हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए ITI, CITS, डिप्लोमा, अप्रेंटिस के रिलेटिव जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो हम आपको सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। और आज उसी सीरीज़ के अंदर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के ऑल टाइप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल में ITI कर रखी है या फिर BTech कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से निम्न बातों पर जिक्र करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल लाइसेंस है उसमें आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, वो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे ऑल टाइप इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उन क्वालिफिकेशन पे भी हम इसी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और उसके बाद में हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि यूज एंड बेनिफिट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस, इसका कहाँ पे यूज होगा इस इलेक्ट्रिकल लाइसेंस का और इसका क्या बेनिफिट रहने वाला है, यह भी हम इसी वीडियो के माध्यम से बात करने वाला है। आगे बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी फीस आपको पे करने पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये भी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी हम जब काम करते हैं तो हम सबसे पहले तो उसमें बेनिफिट ढूंढते हैं कि यार ये काम कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा। वैसे ही है ना, तो आप इस इलेक्ट्रिकल लाइसेंस को बनाओगे तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही थ्योरी आती है कि यार मैं रुचि, हम इलेक्ट्रिकल लाइसेंस तो बनाने को तो बोल रहे, तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा। तो फ़ायदे के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल लाइसेंस यानी कि परमिट बनाएंगे तब आपको उससे कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं और क्या बेनिफिट होने वाला है, ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि यूज एंड बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइसेंस यानी कि परमिट के बारे में, कि अगर आप इलेक्ट्रिकल लाइसेंस को बनाते हैं तो जॉब प्रमोशन के लिए आप में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके जॉब प्रमोशन के लिए ये इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लगना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कहीं लिमिटेड कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि सेल है, बेल है और रिफाइनरी वगैरह में है, तो आप वहाँ पे इस लाइसेंस को लगा के वहाँ पे आप जॉब को आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपको इनकम प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट पे बात करें तो लाइसेंस गिव ऑफ रेंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल लाइसेंस को किसी रेंट पे दे देते हो, किराए पे दे देते हो, तब भी आपको अच्छी खासी घर बैठे इनकम प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट पे बात करें तो कॉन्ट्रैक्टरशिप, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट का ठेका ले लेते हो तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी इनकम प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में हाई सैलरी डिमांड, यानी कि आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आप, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल लाइसेंस है तो वहाँ पे आप हाई सैलरी की डिमांड रख सकते हो। और उसके बाद में गवर्नमेंट अप्रूव्ड इलेक्ट्रिशियन, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बना लेते हो तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड विद्युत कार्य यानी कि इलेक्ट्रिशियन बन जाते हो आप, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल ठेके ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे विभाग है जो अभी प्राइवेट में जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो मैं ये आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट के जो बिजली विभाग है वो तेज़ी से प्राइवेट के हाथों में जा रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आपको किसी बिजली घर का ठेका लेना है या फिर आप किसी नगर परिषद या नगर पालिका में रहते हो तो वहाँ पे रोड लाइट का ठेका भी आप ले सकते हो। उसके लिए भी आपके पास में इलेक्ट्रिकल लाइसेंस यानी कि परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। आपने अगर पूरा मन बना लिया है कि हाँ भाई मुझे इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बनाना है और घर बैठे मुझे अच्छी खासी इनकम करनी है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल लाइसेंस में अप्लाई करना पड़ेगा।
तो इलेक्ट्रिकल लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ये भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास में एसएसओ आईडी और पासवर्ड होने चाहिए। अगर आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो आप एसएसओ आईडी पहले तो क्रिएट कर दो, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट में आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक आपकी एजुकेशन के अनुसार, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक, यानी कि मैं सभी का बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने आईटीआई कर रखी तो आईटीआई का सर्टिफिकेट, और अगर आपने बीटेक कर रखी तो बीटेक का सर्टिफिकेट, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास में होना चाहिए। और 2 नंबर पॉइंट में आपके पास में होना चाहिए मार्कशीट। अगर आपने आईटीआई कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है उसकी आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। 3 नंबर पॉइंट में आपके पास में होना चाहिए 10th मार्कशीट, जो कि डेट ऑफ प्रूफ में काम आएगी, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट पे बात करें तो आपके पास में होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों अगर आप मेडिकल में फिट हो तभी आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से आपको अपलोड करना है, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा एक प्रारूप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में A4 साइज में निकालने के बाद में जो आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है उसका साइन और सिग्नेचर दोनों करने के बाद में आपको वापस जो लाइसेंस या परमिट बनाने जा रहे हैं वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है। और ये किस प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट की बात चल रही थी कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास में कार्य का अनुभव। अगर आपके पास में कार्य का अनुभव है तो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कार्य का अनुभव, जैसे कि वायरमैन लाइसेंस है तो उसके लिए अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वायरमैन लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर क्लास बी, कॉन्ट्रैक्टर क्लास सी, तो उसके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे किस लाइसेंस के लिए आपके पास में एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, ये भी हम आगे बताने वाले हैं। उसके बाद में आपके पास में फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, पासपोर्ट साइज, और उसके बाद में आपके पास में एक सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये फोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास में होने चाहिए। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो एसएसओ आईडी और सर्टिफिकेट और मार्कशीट और 10th मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी आपके पास में एक पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के ऑल टाइप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के जितने भी टाइप है और उसके लिए आपके पास में एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो 1 नंबर पॉइंट पर बात करने वाले हैं वायरमैन लाइसेंस के बारे में। तो वायरमैन लाइसेंस के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 साल का आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पास कर लिया है वो इस वायरमैन लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं। बात ध्यान रखना, अगर आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप इस वायरमैन लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अन्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वायरमैन के रूप में काम करने की अनुमति वाले उम्मीदवार भी इस वायरमैन लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वायरमैन लाइसेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ी सी आपको जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रकार का एक परमिट या फिर वायरमैन लाइसेंस होता है। तो इस प्रकार जब आप वायरमैन लाइसेंस में अप्लाई करोगे तो इस प्रकार से आपके पास में एक वायरमैन लाइसेंस बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस यानी कि फॉर एनी वोल्टेज लेवल, आप अगर किसी भी वोल्टेज पे काम करना चाहते हो तो आपके पास में सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस होना चाहिए। सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए वो उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास में बीई या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रखी है। और उसके बाद में जो उम्मीदवार कम से कम 5 साल के बी क्लास पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस का अगर आपके पास में कम से कम 5 साल का अनुभव है तो आप सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये एक असमंजस स्थिति बनी रहती है कि जो सुपरवाइजर क्लास ए है और सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ठीक है ना, तो जो ट्रांसमिशन आपको लाइन दिख रही है तो इस ट्रांसमिशन लाइन जो हाई वोल्टेज इससे प्रवाहित किया जाता है,
तो हाई वोल्टेज पे अगर आपको कार्य करना है तो आपके पास में सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस यानी कि एनी वोल्टेज जो कि हाई वोल्टेज पे आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं जिसमें कि सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस जो कि 33 केवी और नीचे तक के वोल्टेज पर काम करने के लिए आपके पास में आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 33 केवी या फिर 33 केवी से नीचे वोल्टेज पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी मैंने आपको बताया कि हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो उसके लिए आपके पास में सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आपके पास में 33 केवी या फिर 33 केवी से नीचे वोल्टेज पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जिन उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इस लाइसेंस के 5 साल का आपके पास में अनुभव होने के बाद में उसके बाद आप सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये तो हो गया कि डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक वाले बंदे इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट पे बात करें कि जिन उम्मीदवारों के पास राजस्थान के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा जारी वायरमैन परमिट है और राजस्थान राज्य में कम से कम 10 साल के वेद प्रैक्टिकली व्यतीत कार्य अनुभव के रूप में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन किसी वर्ग बी सी या किसी राज्य केंद्र सरकार के प्रभावी कार्यालय प्रमुख में विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित हैं, बोर्ड निगम निजी क्षेत्र की स्थापना के द्वारा, तब आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? यानी कि दोस्तों इसमें ये कह रहा है अगर आपने ITI कर रखी है तो इसके लिए आपके पास में एक वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास में 10 साल का प्रैक्टिकली अनुभव, वो भी इसी राज्य में किसी भी ठेकेदार या फिर विभाग में अगर आपने काम किया है तो उससे प्रमाणित होना चाहिए, तभी आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि पर्यवेक्षक जिसमें योग्यता का प्रमाण पत्र हो और अन्य राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवेक्षक के रूप में काम करने की अनुमति हो। अगर आप किसी अन्य राज्य में काम कर रहे थे, उसमें अन्य राज्य के पर्यवेक्षक के रूप में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा काम करने की अगर आपके पास में अनुमति है, तब आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि हाई वोल्टेज पर काम करने के लिए आपके पास में सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी और उससे लो वोल्टेज यानी कि 33 केवी या फिर उससे कम वोल्टेज पर काम करने के लिए आपके पास में सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, वर्कशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा जो मशीनरी होती है जो कि 440 वोल्टेज इस पे काम करती है, तो उन पर काम करने के लिए आपके पास में सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, जिसमें दे रखा है सुपरवाइजर माइंस यानी कि पर्यवेक्षक खान। ये भी एक इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होता है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल परमिट होता है। तो इसके लिए आपके पास में डिग्री प्राप्त करने के बाद खनन स्थापना में 1 वर्ष के व्यवहारिक अनुभव के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक, यानी कि अगर आपने बीटेक रखी है और उसके साथ साथ में अगर आपने खनन स्थापना में 1 साल का प्रैक्टिकली अनुभव है आपके पास में, तब आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा यानी कि पॉलिटेक्निक कर रखी है तो आपके पास में खनन स्थापना में काम करने का 2 साल का अगर आपके पास में प्रैक्टिकली अनुभव है, तब आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद खनन स्थापना में 2 साल के व्यवहारिक अनुभव के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि एक मान्य वायरमैन परमिट धारक जो 15 साल के न्यूनतम काम के अनुभव के साथ 5 साल के व्यवहारिक अनुभव से पार। यानी कि दोस्तों इसके कहने का ये मतलब है कि अगर आपने वायरमैन लाइसेंस बना रखा है, वायरमैन परमिट बना रखा है, तब आप इस सुपरवाइजर माइंस में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए और उसके साथ साथ में आपके पास में 5 साल का प्रैक्टिकली अनुभव होना चाहिए, तभी आप सुपरवाइजर माइंस परमिट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, जिसमें दे रखा है कि चार्टेड सेफ्टी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल लाइसेंस यानी कि परमिट होता है और इसके लिए आपके पास में आवेदक के पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस चार्टेड सेफ्टी इंजीनियरिंग परमिट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट में दे रखा है कम से कम 5 साल या बिजली के संचालन के संचालक और रख रखाव का अनुभव है। अगर आपके पास में कम से कम 5 साल का बिजली के संचालन और रख रखाव का अनुभव है, तब आप चार्टेड सेफ्टी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परमिट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6, जिसमें दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर क्लास ए, यानी कि ठेकेदार कक्षा ए का जो परमिट है, जो लाइसेंस है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास में व्यक्ति या कानूनी इकाई या तो साझेदारी या प्रोपराइटरशिप फर्म या निजी या सार्वजनिक सीमित कंपनी यानी कि लिमिटेड कंपनी में बी या सी श्रेणी के ठेकेदार के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव। यानी कि दोस्तों, अगर आपने बी या सी, जो कि कॉन्ट्रैक्टर क्लास बी होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्लास सी, अगर आपके पास में लाइसेंस है और साथ साथ में जैसे कि मैंने अभी बताया किसी लिमिटेड कंपनी में या फिर किसी पार्टनरशिप में आपने काम किया है, तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि व्यक्तिगत या फर्म के मालिक या फर्म के सभी साझेदार जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस फील्ड में 5 साल का अनुभव रखने वाले लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, जिसमें कि दे रखा है व्यक्तिगत या एक फर्म जो पहले से ही किसी अन्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस, यानी कि आपके पास में किसी व्यक्तिगत या कोई फर्म है जो कि अन्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी लाइसेंस है आपके पास में, और सफल निष्पादन के साथ 33 kV वोल्टेज से ऊपर के विद्युत कार्य में कम से कम 3 साल का अनुभव है आपके पास में, तब आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 पे बात करते हैं, जिसमें कि दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर क्लास बी लाइसेंस, ठेकेदारी क्लास बी लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कानूनी इकाई या कानूनी संस्था या साझेदारी या प्रोपराइटरशिप फर्म या निजी सार्वजनिक लिमिटेड फर्म या कंपनी या ठेकेदार के पास किसी अन्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस है, तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कानूनी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे या फिर कोई कंपनी या ठेकेदार के पास में काम कर रहे थे और आपके पास में किसी अन्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी लाइसेंस था, तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 पे बात करते हैं, जिसमें कि दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर क्लास सी, उस व्यक्ति के लिए जो बेरोजगार इंजीनियर है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा रखता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखते हो तो कॉन्ट्रैक्टर क्लास सी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ में अगर आपके पास में ए पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस, जो कि केवल अधिवास या राजस्थान के लिए लागू है, सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस अगर आपने राजस्थान से ही बनाया है तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 पर बात कर लेते हैं, जिसमें कि दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर क्लास डी लाइसेंस। तो कॉन्ट्रैक्टर क्लास बी लाइसेंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मुख्य विशिष्ट विद्युत निरीक्षक, जिसको बोलते हैं HOD, यानी कि चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के कार्यालय द्वारा जारी पर्यवेक्षक या वायरमैन के लिए प्रमाण पत्र या परमिट रखने वाले व्यक्ति के लिए। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास में सीप यानी कि सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा सुपरवाइजर क्लास या वायरमैन क्लास का अगर आपके पास में लाइसेंस है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर क्लास डी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के जितने भी लाइसेंस थे उसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे से सीधा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। जैसे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका ये सहयोग रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने जो भी रिलेटिव जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उन सभी को इस लाइसेंस के बारे में अवगत करवाना है। यही हमारी एक सबसे बड़ी पहल होगी। उसके बाद में दोस्तों, आज के लिए मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।